हेलो एंड वेलकम टू वी में। आज की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है कार्बन एंड कंपाउंड्स। कार्बन एंड कंपाउंड्स। इसके पहले यहाँ पे आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वी में नाम से ही है, ज़्यादा लोग नहीं है, 20-22 लोग ही होंगे मुझे लगता है अभी। स्टार्ट करते हैं भैया। कार्बन, तो कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, पहली बात तो। ठीक है। और बहुत ही कॉमन है हमारे अर्थ में। जितनी भी चीजें हैं जो लिविंग बींग्स हैं उनमें कार्बन पाया ही पाया जाता है। ओके। हमारी जो डेली लाइफ की जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि आप टेबल समझ लो, ठीक है, या फिर आप ये प्लास्टिक की जितनी भी चीजें आप देखते हो, ये सब के सब क्या है? कार्बन से ही मिलकर के बनी हुई है। कार्बन कंपाउंड्स ही हैं वो। ठीक है। इसके अलावा CO2 वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है। आप जैसे खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद उसका क्या होता है? ग्लूकोज बन जाता है, C6H12O6। ये भी क्या है? कार्बन कंपाउंड ही है। तो आप कार्बन और इसके कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस आप अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत समझ सकते हो। अभी इससे आइडिया लग गया होगा आपको कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन ना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है? आपको अगर सोडियम और क्लोरीन का याद हो, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281 और इसका 287। अब मैंने आपको बताया था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अगर चाहे तो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है और ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना ज्यादा आसान है और इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान है। तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और ये ले लेता है, तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन कार्बन के केस में बात करें तो भैया कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,4, है ना। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन चाहे दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन चाहे ले ले, दोनों के लिए इसके लिए दोनों एक ही बात है ना। ताकत दोनों में ही लगेगी। सोचो अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, ठीक है, इसने अगर 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो सोचो वहां पर कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 6 प्रोटॉन्स रहेंगे। तो ये जो एटम होगा बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा, उसको होल्ड ही नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से ये क्या करता है, एक नई स्ट्रेटेजी अपनाता है। कहता है कि भैया एक काम करते हैं, ये जो बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन है ना, मैं कुछ और 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेता हूं और उनको शेयर कर लूंगा। मतलब क्या है इसका? कि मेरे 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हैं और तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, दोनों एक साथ हम यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर देखते हैं हाइड्रोजन का। देखो हाइड्रोजन एटम H1 होता है, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, तो H2 गैस, ठीक है, उसको हम हमेशा H2 क्यों लिखते हैं? ऑक्सीजन O2, इसको O2 क्यों लिखते हैं? नाइट्रोजन N2, इसको ऐसा क्यों लिखते हैं? क्लोरीन Cl2, इसको ऐसा क्यों लिखते हैं? 2 के फॉर्म में क्यों लिखते हैं? क्यों? क्योंकि भैया यहां पर देखो हाइड्रोजन के में बाहर कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसके में भी बाहर कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है कि जो के वाला, जो पहला वाला ऑर्बिट होता है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ये चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। लेकिन सोचो कोई और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो दिक्कत पड़ जाएगी। अब ये हाइड्रोजन अपना फ्री स्टेट में अगर रहना चाहता है, तो ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे कि दिख रहा है एक्स, ये इसका पहले वाले हाइड्रोजन का आप इलेक्ट्रॉन समझ लो इसको, ठीक है, और ये दूसरा वाला इसका इलेक्ट्रॉन समझ लो। तो ये ना आपस में शेयर कर लेते हैं, कहते हैं कि एक काम करते हैं, ये दोनों मिलजुल के बांट लेते हैं, तो ये यहाँ पर स्टेबल हो जाता है। वही ऑक्सीजन के केस में देखो, ऑक्सीजन के 2,6 होता है, इसका 8 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं, ये देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसके। लेकिन ये करता है दूसरे ऑक्सीजन के एक एटम से जुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और यहां पर ये डबल बॉन्ड बना लेता है। डबल बॉन्ड कैसे? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शेयर किए हैं। हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, क्यों? क्योंकि इसने एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया। नाइट्रोजन में यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ओके। तो इस तरह से यहां पर इनका शेयरिंग का बनता है। अब कार्बन भी देखो, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एक्स 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 दिख रहे हैं ना, ये क्या है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं।
और ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है सभी हाइड्रोजन को कहता है कि भैया, ये वाले हाइड्रोजन को बोला कि तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो और तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझको दे दो, हम दोनों साथ में रहेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे एक साथ ही पड़ा हुआ है, दोनों के काम में आ जाएगा। तो ये स्टेबल हो जाते हैं, चारों हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाते हैं और एक कार्बन एटम भी स्टेबल हो जाता है। तो ये क्या बन गया, देखो कार्बन एक है, हाइड्रोजन चार है, CH4 बन गया, जिसको हम नाम क्या देते हैं, मीथेन नाम देते हैं। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरह के होते हैं, एक तो सिंगल बॉन्ड जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड जिसमें कि दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें कि तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तीन लाइन से। अब कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोवेलेंट कंपाउंड जो बनेंगे उनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि हमने आयनिक कंपाउंड्स का देखा था कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का बहुत हाई होता था, लेकिन यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही पुअर होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो नहीं हो पाती है, जबकि यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स की बात करो तो अगर उनका मॉल्टन स्टेट लेते थे तो अच्छे से फ्लो कर जाती थी। ये अगर यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, इसका मतलब क्या है कि ये आयोनाइज नहीं होते हैं। तो ये सिंपल सिंपल सी बात होगी भैया कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाने का मतलब क्या है कि प्योर कार्बन है, बस वो अलग अलग तरह का दिखता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा अलग अलग है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों अलग है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अलग है थोड़ा सा। जैसे कि देखो यहाँ पे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो आप पेंसिल देखते हो ना, तो पेंसिल में आगे वो जो लीड लगी होती है ना, वो किसकी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। अब ग्रेफाइट ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर में, ठीक है, कि यहां पर ऐसे 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 रहता है और ये आपस में बहुत सारी रिंग्स जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। ये एक लेवल हो गया, उसके बाद ये दूसरा लेवल हो गया, इस तरह से बहुत सारे लेवल्स होते हैं इस तरह के। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो गया। फिर दूसरा डायमंड, डायमंड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि ये देखो कार्बन की चार वैलेंसी होती है ना, तो यहां पे ये एक कार्बन का एटम है, इसने यहां पे जोड़ा, ये यहां पे जुड़ा, यहां पे जुड़ा, और पीछे भी एक को जोड़ रखा है इसने। इस तरह से चार यहां पे वैलेंसी अपनी पूरी कर लेता है और एक इस शेप का, डायमंड शेप का एक सब्सटेंस तैयार हो जाता है, फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये तो लैब में बनाया गया था, ठीक है, नेचुरली यहाँ पे नहीं मिलता है। डायमंड यहाँ पे हमको देखो रिंग में एग्जांपल दिया हुआ है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन एटम से बने हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो डायमंड होता है, डायमंड में हर एक कार्बन एटम चार अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, चार अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा होता है और एक 3D रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। जबकि ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम तीन दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखो ये एक कार्बन एटम है, ये तीन दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। और इस तरह से यहां पर एक ही प्लेन पर या फिर एक ही लेवल पर ये हेक्सागोनल यहां पर चेन टाइप बना लेता है। अब ये तीन यहां पे बनाता है ना जब, तो भैया इसकी वैलेंसी तो चार होती है ना। तो सपोज करो ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बना लिया, तो इसकी चार वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तीन कैसे जुड़ रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो चारों वैलेंसी कंप्लीट। यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हुए चार एटम्स के साथ जुड़ जाता है ये डायमंड के केस में। अब आपको मैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चीजें बता चुका हूं जो डिफरेंसेस होते हैं, कि ग्रेफाइट जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, जबकि जो डायमंड है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, यहाँ पे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ यहाँ पे माना जाता है। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो जाता है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर नहीं है, ठीक है, कंडक्टर नहीं है। इसके अलावा ग्रेफाइट काफी स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, तो इसकी वजह इसके लिए इसको यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट की तरह भी यूज करते हैं हैवी मशीनरी में।
जबकि यहां पर ये काफी काफी शार्प होता है। इसको यहां पर ग्लास कटर की तरह यूज किया जाता है, ग्लास कटर की तरह यूज किया जाता है इसको, ठीक है। जो कांच होता है ना उसको काटने के लिए यूज किया जाता है इसको। डायमंड्स को सिंथेसाइज किया जा सकता है या फिर बनाया जा सकता है लैब में भी। आजकल लैब ग्रोन डायमंड्स बहुत चल रहे हैं ना, तो वहां पे हम हाई प्रेशर और टेम्परेचर के साथ में, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ में इसको यहाँ पे लैब में बनाया जा सकता है। ये बस थोड़ा सा ये छोटे होते हैं, जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं थोड़े से छोटे होते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड्स में कुछ खास अंतर होता नहीं। ये तो फुटबॉल शेप में होता है फुल रिंग की अगर हम बात करें, और C60 इसको बोलते हैं। ये यहाँ पर पहले इसको फुल रिंग बोला जाता था। इतनी सिंपल सी बात है। यहां पर हो गया। कैटेनेशन की बात करते हैं भैया। तो कार्बन ना बहुत ही वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल होने का मतलब है कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, मैनी कंपाउंड्स। और ऐसे कैसे बहुत सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं भाई? जैसे हजारों कंपाउंड्स आते हैं इसके। अभी तक यहां पर जो केमिस्ट हैं उनका अंदाजा है कि लगभग लगभग 3 मिलियन कंपाउंड्स वो देख चुके हैं कार्बन के, ठीक है। तो आप इसे समझ सकते हो कि कितने ज्यादा यहाँ पे कंपाउंड्स इसके बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि पहली बात तो इसमें कैटेनेशन की एबिलिटी होती है। कैटेनेशन की एबिलिटी यानी कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ सकता है, ये एबिलिटी से बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ये बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकता है आपस में खुद से ही जुड़ करके, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटेनेशन कहते हैं। एबिलिटी टू यहां पर दूसरे से ही यहाँ पे बॉन्ड्स, खुद से ही बॉन्ड बना करके, खुद जैसे एटम से बॉन्ड बना करके बहुत लंबी चेन बना ली, तो उसको कैटेनेशन बोल देते हैं। अब कार्बन कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। अब कार्बन की जितना जो कैटेनेशन की एबिलिटी है ना, किसी में नहीं होती है। सिलिकॉन सिलिकॉन ये लगभग लगभग 8 एटम से अपने साथ कैटेनेशन कर सकता है, 8 टाइम्स कैटेनेशन कर सकता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा कैटेनेशन कर सकता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। तो यहां पर ये 4 सिंगल बॉन्ड्स वाले एटम्स को जोड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये यहां पर 4 हाइड्रोजन जोड़ ले, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहां पर एक डबल बॉन्ड वाला ले ले, 2 सिंगल बॉन्ड ले ले, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड ले ले और एक सिंगल बॉन्ड ले ले। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, वो लिविंग बींग्स के थ्रू ही बन सकते हैं, और इनको बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए, और ये वाइटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में ही होती है। इसको वाइटल फोर्स थ्योरी भी कहा जाता है। लेकिन फिर एक इंसान आते हैं जिनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर। क्या नाम था? फ्रेडरिक वोहलर। इन्होंने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को डिसप्रूव करके दिखाया। कहते हैं कि भैया ये तो गलत है। उन्होंने लैब में ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। और वो कौन सा कंपाउंड था? ये था अमोनियम साइनाइट। वो अमोनियम साइनाइट इनके पास रखा हुआ था। अमोनियम साइनाइट बनाया नहीं था, अमोनियम साइनाइट से बनाया था। अमोनियम साइनाइट से इन्होंने बना दिया था यूरिया। यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या है? कार्बन से बनने वाला कोई भी ऐसा कंपाउंड, बस वो कार्बन का ऑक्साइड नहीं होना चाहिए, कार्बोनेट नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं होना चाहिए। वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारे कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये नंबर ऑफ कार्बन, इनकी गिनती को समझ लो। अगर नंबर ऑफ कार्बन सिर्फ एक है, सिर्फ एक ही कार्बन है, तो उसको मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। इस तरह से आपको सारी गिनती याद रख लेनी है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टा, नोना, डेका, ठीक है। आपको शुरुआत की कम से कम 5-6 तो याद हो ही यार, ओके। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। ये आप जब IUPAC नेम पढ़ोगे ना, तब उसमें काम आएगा। IUPAC क्या है? मैंने आपको IUPAC का फुल फॉर्म बताया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे या फिर साइंटिफिक कम्युनिटी में
हर एक कार्बनिक कंपाउंड का एक अलग नाम है, उसको हम बोलते हैं आईयूपीएसी नेम। और आईयूपीएसी नेम में इन्हीं कार्बन की गिनतियों का यूज किया जाता है, जबकि हम जो रेगुलर नेम बोलते हैं वो उसका कुछ और ही होता है। ठीक है, जैसे कि एक आईयूपीएसी नेम लेते हैं इथेनोइक एसिड। ये क्या है, ये आईयूपीएसी नेम है, लेकिन रेगुलर नेम इसका क्या है, हम इसको एसिटिक एसिड बोल देते हैं, एसिटिक एसिड बोल देते हैं, या फिर हिंदी में सिरका भी बोल देते हैं। एसिटिक एसिड, इसको वाटर में अगर थोड़ा सा मिला दो 5% के आसपास, तो यही बन जाता है क्या, विनेगर। तो आईयूपीएसी नेम और जनरल नेम या रेगुलर नेम वो अलग अलग चीजें होती हैं। आईयूपीएसी नेम रटने के लिए आपको यहाँ पे ये रटना पड़ेगा पहले, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की गिनतियां। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें की सैचुरेटेड कंपाउंड जिनमें की कार्बन की हर एक वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती है, और सिंगल बॉन्ड से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं, अब देखो हम यहां पे हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कि कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होते होते कार्बन की सारी वैलेंसी यहां पे फिल हो जाए तो उसको हम कहेंगे एल्केन। ठीक है, और एल्केन ही क्या होते हैं, एल्केन होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब बाकी एल्कीन्स और एल्काइंस ये होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। एल्केन्स का फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। ये इसका मतलब क्या है, हमने अभी कार्बन की गिनती पढ़ी थी ना, तो जैसे कि मैं एक एल्केन बनाता हूं, यहां पे कार्बन की दो कार्बन लेकर के, दो कार्बन C2 एल्केन बनाना है ना, तो जितने भी यहाँ पे कार्बन एटम्स है उसका जस्ट डबल प्लस 2, यानी कि इसका डबल 4 आ जाएगा, फिर प्लस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये C2H6 बन जाएगा। अब इसका नाम क्या है, ये एल्केन ग्रुप से आता है ना, एल्केन ग्रुप जो कि क्या है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब कार्बन की गिनती का नाम पहले लिखना होता है, यहां पे क्या आ गया, एथ आ गया। अब ये एल्केन है तो लास्ट का एन यहां पर जोड़ देते हैं, तो ये नाम क्या बन गया, इथेन नाम बन गया इसका। वहीं पर एल्कीन्स की बात करते हैं तो भैया यहां पर C2H4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि CnH2n होता है, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एथ। साथ में यहाँ पे एल्कीन है तो इसका लास्ट का ईन, एथीन नाम हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम एल्काइंस की बात करते हैं तो C2 और H2, ये अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा भाई। क्यों, क्योंकि C2 है तो एथ आ गया, और यहाँ पे CnH2n-2 वाला फॉर्मूला है, यानी कि एल्काइन है तो एल्काइन का लास्ट में YnE, इस तरह से एथाइन बन जाता है ये। अब यहां पे इनका ना स्ट्रक्चर देखो, जैसे एल्केन है तो हम C2H4 बना के देखते हैं। ठीक है, ये देखो ये कार्बन कार्बन एक एटम यहाँ पे बन गया, इसके 4 बॉन्ड्स बनने चाहिए थे हर एक कार्बन एटम के, तो इसके देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स हो गए, इसके 4 बॉन्ड्स हो गए, तो यहां पर एक हाइड्रोजन, 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 यहां पर एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या बन गया, ये यहां पे हमारा बन गया C2H6। ठीक है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो ये एल्केन का फॉर्मूला है। यहां पर देखो सिंगल बॉन्ड ही है, केवल सारे के सारे जो कार्बन एटम्स की वैलेंसी है सिंगल बॉन्ड से ही कंप्लीट हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। वहीं अगर मैं एक काम करूं कि भैया मैंने कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, तो यहां पर इसकी कितनी वैलेंसी बची, सिर्फ और सिर्फ 2 वैलेंसी बची। इधर भी इसकी कितनी वैलेंसी बची, सिर्फ और सिर्फ 2 वैलेंसी बची। तो देखो C2H4 बन गया, C2H4 क्या होता है, एथीन होता है, याद है ना। वहीं आपने क्या किया, कार्बन कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दिया, तो इसकी एक वैलेंसी बची, इसकी एक वैलेंसी बची, तो यहां पर देखो एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, और ये क्या बन गया, C2H2। इसका नाम क्या देंगे आप, एथाइन नाम देंगे। सही है, अब ये एथाइन बन गया। यहां पर कुछ और जानने वाली बात है, यहां पर आई गेस सारा कुछ हो गया।
ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, एल्केन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड तो है, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन बन गया, लेकिन अगर सिंगल एक बार भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन बन जाएगा, ठीक है। अब ये एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स, हमने अभी स्ट्रक्चर देखा इनका, तो देखो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है ना इनका, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहलाता है चेन। कार्बन की देखो यहाँ पे चेन बन रही ना, तो ये अलग अलग तरह की चेन हो सकती है। स्ट्रेट चेन हो सकती है, जैसे कि यहां पर देखो ये CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये क्या बन जाएगा? C2H6 बन गया ना, जिसको हम नाम क्या देते हैं? इथेन नाम देते हैं, सही है। इसका अगर हम फिर से बनाएं स्ट्रक्चर, तो C सिंगल बॉन्ड C, H H H, यहां पर देखो ये इस तरह से बनेगा स्ट्रेट चेन में, लेकिन ये ऐसे भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा ही हो। इसने कार्बन कार्बन को कार्बन से जोड़ा, चलो अच्छा 4 कार्बन वाला लेते हैं जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहां पर देखो ये इसके तो 2 कार्बन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, 2 वैलेंसी यहाँ पे, तो इसकी 2 ही बची, इसकी 3 बचेगी, है ना। ये हो गया। ये होता है क्या? C4H10, इसका नाम क्या हो जाएगा? यानी कि ब्यूटेन नेम हो जाएगा, ब्यूटेन। ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। यहीं पर मैं इसकी क्या कर सकता हूं? ब्रांच्ड चेन बना सकता हूं। ब्रांच्ड चेन कैसी होती है भाई? मैंने क्या किया कि कार्बन को कार्बन से पहले जोड़ा, फिर एक कार्बन को ऐसे जोड़ा, दूसरे कार्बन को ऐसे जोड़ा। देखो यहां पर इस कार्बन की ब्रांच बन गई ना, इस कार्बन ने अपनी ब्रांच निकाल दी। अब इसकी 3 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी इस वाले कार्बन की, इसके पास क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ एक ही वैलेंसी बची, तो ये हाइड्रोजन यहां आ गया, इसकी 3 वैलेंसी बची है, तो ये यहां पर 3 वैलेंसी कंप्लीट। और इसकी देखो, इसकी 1 वैलेंसी, तो इसकी भी 3 वैलेंसी बची, इसकी भी 3 वैलेंसी बची। अब देखो यहां पर कार्बन कितने? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन एटम्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी C4H10 ही है, ये भी C4H10 ही है, लेकिन इसका यहां पर स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, तो इसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाती हैं। यानी कि उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर अलग हो जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाती हैं, वो दिखने में भी अलग हो जाते हैं। उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर डिफरेंट है भैया। तो जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, तो इनको हम क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? जिसमें कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट वहां पर स्ट्रक्चरल चेंजेस है, वहां पर स्ट्रक्चर में चेंज है। तो ये तो ब्रांच जो चेन हो गई और स्ट्रेट चेन हो गई। भैया रिंग्स के फॉर्म में भी होता है कार्बन, जैसे कि आपने क्या किया, आप यहां पर 6 कार्बन ले लो भैया, कोई भी यहाँ पे रिंग ना, रिंग का मतलब है कि क्लोज्ड शेप, ठीक है। और कोई भी क्लोज्ड शेप बनाने के लिए मिनिमम आपको 3 वर्टेक्स चाहिए होते हैं, तो आप चाहो तो 3 कार्बन से भी एक रिंग फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। इसके यहाँ पे 2 हो गए, तो ये 2 यहां बचा, इसके यहाँ पे 2 हो गए, 2 यहां बचा, इसके यहाँ पे 2 हो गए, 2 यहां बचा, तो ये क्या बन गया? C3H6 बन गया, है ना। लेकिन हम यहां पर एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल देखेंगे ताकि एग्जाम में जो आए उन्हीं के बारे में हम पढ़ें। ये C6 है, सही कहा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से घिरे हुए हैं। अब सिंगल बॉन्ड से घिरे हुए हैं, इनकी देखो यहां पर 2 2 वैलेंसी हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहां आ गए, 2 हाइड्रोजन यहां आ गए,
दो हाइड्रोजन यहां आ गए, दो हाइड्रोजन यहां, दो हाइड्रोजन यहां, और दो हाइड्रोजन यहां, C6H12, है ना। तो ये क्या है भाई, ये है, ध्यान देना, देखो यहाँ पे C6H12, आपको फॉर्मूला देखने में लगेगा कि ये तो एल्कीन है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, एल्कीन नहीं है ये है एल्केन ही, बस ये साइक्लो एल्केन है। साइक्लो एल्केन, यहां पर C6 है ना, तो इसको हम नाम क्या देंगे, साइक्लो हेक्सेन। तो साइक्लो एल्केन जो होते हैं उनका फॉर्मूला किससे सिमिलर होता है, एल्कीन से सिमिलर होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उनका वहां पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसी तरह से बेंजीन का फॉर्मूला आप देख लो, बेंजीन यहां पर हो सकता है कि आपको वहां पर एक पिक्चर दे दी जाए एग्जाम में, सीडीएस या फिर एनडीए में, कि ये किस चीज का फॉर्मूला है बता दो। अरे कुछ छूट गया क्या, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ C6, और यहां पर देखो ये तीन यहां पे वैलेंसी भर गई इसकी, तो एक वैलेंसी यहां है, एक वैलेंसी यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, और एक यहां है, तो कितने हो गए, C6H6 बन गया। इसी C6H6 को क्या नाम देते हैं, बेंजीन नाम देते हैं, ठीक है। बेंजीन के बारे में पता चल गया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, कि यहां पर एक एक यहां पे एटम छोड़ करके कार्बन के में डबल बॉन्ड होता जाता है, तो इसको हम बेंजीन कहते हैं। ये रिंग फॉर्म में होता है। अब जितने भी कार्बन कंपाउंड्स जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, और एल्कीन्स एंड एल्काइंस ये होते हैं अनसैचुरेटेड। एल्कीन्स एंड एल्काइंस यहाँ पे अनसैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है इनमें मिनिमम एक। आगे बढ़ते हैं भैया, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे कि इसमें ना आपको एक एल्केन लेना है, आप सपोज करो यहां पर C2H6 ले लो, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। अब इसमें हेलोजन, ये हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करें, या फिर हेलोजन वाले फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें, तो इसमें क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, ये सब आते हैं, आयोडो फ्लोरो ये सब आते हैं, ठीक है, आयोडो और फ्लोरो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन। एल्कोहल, इसको हम OH से दिखाते हैं, ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एल्डिहाइड क्या होता है भाई, एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड CHO होता है। अगर हम इसको और अच्छे से स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसा होता है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे इस तरफ जुड़ेगा किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में, और यहां से सिंगल बॉन्ड H और यहां से डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH सिंगल बॉन्ड में। ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। और यहां पर आप कोई भी कार्बनिक कंपाउंड लगा सकते हो, सिंगल बॉन्ड का ये भी होता है। कीटोन ये होता है डबल बॉन्ड O से, ओके। तो आप यहां पे सपोज करो आपको यहाँ पे एल्कोहल लगाना है, एक एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगाना है, तो यहाँ पर C2H6 है ना, इसकी सारी की सारी वैलेंसी क्या है, भरी हुई है, और OH के लिए इसको एक सिंगल एटम यहाँ पे वैलेंसी चाहिए ही चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसका हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हटाया और इसकी जगह पे मैंने OH लगा दिया, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5OH। इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, यहां पर एथ है तो हमने एथ लिखा, एन था, इथिन यहाँ पे एल्केन था ना, तो एन, फिर लास्ट में एल्कोहल के लिए ऑल लगा देते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इनको लगाना आ जाएगा,
हैलोजन के लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स शुरुआत में यानी कि, ठीक है, जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, या फिर इस तरह से करके, और साथ में एल्केन का नाम दे देते हैं। अल्कोहल में जैसे एल्के है, एल्केन है, तो इसको हम दे देते हैं लास्ट में ओएल लगा देते हैं, एल्केनॉल। एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के केस में हम क्या करते हैं, यहां पे एल्केनल कर देते हैं, एल लगा देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ओइक एसिड लगा देते हैं, एल्केनोइक एसिड इसको नाम लिखेंगे, एल्केनोइक एसिड। जैसे कि मैंने आपको इथेनोइक एसिड का एग्जांपल दिया था ना, तो क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो था। और कीटोन में हम लास्ट में ओन लगा देते हैं, एल्केनोन, ठीक है। जैसे इथेनोइक एसिड था, इसका एग्जांपल क्या होगा, C2, एक मिनट, CH3 और COOH, ये होगा इथेनोइक एसिड। अच्छा हाँ, इथेनोइक एसिड से याद आया, जैसे कि बीज हैं, स्कॉर्पियन है, बिच्छू, ठीक है, मक्खी, वो मधुमक्खी जो होती है, और एंड्स हैं, ये सब जब हमको काटते हैं ना या डंक मारते हैं, तो क्या होता है, उनसे मीथेनोइक एसिड निकलता है, मीथेनोइक एसिड। और ये मीथेनोइक एसिड ही हमको यहाँ पर दर्द पहुंचाता है, स्टिंगिंग जो आपको समझ में आता है ना कि यार जल रहा है, वो मीथेनोइक एसिड की वजह से होता है। और आपने एसिड एंड बेस के केस में आपको पढ़ा हो कि मीथेनोइक एसिड क्या है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड कैसा होता है, वीक होता है, इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अगर हम एक वीक बेस ले लें। वीक बेस जैसे कि हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा ले लिया, ठीक है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ले लो, उसको आप मिला दो, तो वो वहां पर न्यूट्रलाइज कर देता है उसको, और आपका जो भी दर्द है वो खत्म हो जाता है तुरंत ही, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स या एल्किल ग्रुप्स, इनके बारे में भी जान लिया। अब होमोलॉगस सीरीज क्या होती है भैया, होमोलॉगस सीरीज, आपने कोई एक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कंपाउंड ली, एक कंपाउंड लिया, और उसके हम कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते जा रहे हैं, उसके कंपाउंड्स हम लिखते जा रहे हैं। जैसे कि हमने CH4 लिया एग्जांपल में, ठीक है, CH4 जो कि मीथेन होता है, इसकी अगर हम होमोलॉगस सीरीज बनाएंगे, तो इसका अगला यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे कार्बन नंबर, कार्बन के कितने एटम्स है, एक है, तो अगला जो सीरीज में कंपाउंड आएगा उसमें कार्बन के 2 एटम्स होंगे, और एल्केन ग्रुप से ही होगा। यानी कि होमोलॉगस सीरीज क्या है, फ्रॉम द सेम ग्रुप, ठीक है, या तो एल्केन या एल्कीन या एल्काइन, कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाते हैं, तो उसी को हम होमोलॉगस सीरीज बना दे, क्या देते हैं, जितने भी ये कार्बन कंपाउंड जो मिलकर के बनेंगे, इस सीरीज को होमोलॉगस सीरीज क्या देते हैं। CH4, अगली क्या होगी C2H6, अगली क्या होगी C3H8, अगली क्या होगी C4H10। इस तरह से ये जो सीरीज हमको मिली, ये क्या है, होमोलॉगस सीरीज है। होमोलॉगस सीरीज की भैया कुछ क्वालिटी भी होती है क्या, डेफिनेटली होती है भाई। कैसे, आप जैसे जैसे यहां पर बढ़ा रहे हो ना आगे, तो देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं, सही है ना। जब ऐसा होता जा रहा है, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, इनमें भी ग्रेडेशन देखने को मिलता है। ग्रेडेशन का मतलब क्या है, कि आप बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लो, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लो, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लो, तो ये ना हाई होते जाते हैं, ओके, क्या होते जाते हैं, हाई होते जाते हैं, इस तरफ जाते जाते बढ़ते जाते हैं। तो जितनी भी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बढ़ती जाती हैं, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट डिफरेंट होती जाती हैं, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर करती जाती हैं जैसे जैसे आप होमोलॉगस सीरीज में आगे बढ़ते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं CH4 का। इसमें कार्बन कितने हैं, एक है, और कार्बन का नंबर ऑफ एटम वहां पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 है ना। और फिर हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 4 है, 4, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो कुल मिलाकर के कितना बना, यहां पे 10 बना ना, सही बात है, ये बना। फिर इसके बाद आगे देखो, इसमें कार्बन के कितने ही है,
2 हैं, और यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 12 हो जाएगा यहाँ पर, साथ में 6 हाइड्रो, तो यहाँ पे 18 बन गया। सही है। तो ये इतना स्ट्रक्चर है, और जब भी आप देखोगे ना तो होमोलॉगस सीरीज में अंतर कितना आता है, CH2 का अंतर आता है हमेशा ही। यहाँ पर एक कार्बन बढ़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन एटम्स बढ़ जाते हैं हमेशा, यही होमोलॉगस सीरीज में अगला जो कंपाउंड मिलेगा उसके लिए आपको देखना है। जैसे कि मैं अगर आपसे कह देता हूं कि भैया C2H4, इसका आप अगला होमोलॉगस सीरीज में कंपाउंड बता दो, होमोलॉगस सीरीज में अगला कंपाउंड, तो CH2 यहाँ पे ऐड कर दो आप, क्या मिल जाएगा, C3, और H2 H4 में ऐड किया तो H6। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज का अगला कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, ये आप चाहो तो खुद से देख सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। हेलोजन का मैंने बता दिया, हेलोजन में यहाँ पे प्रीफिक्स लगाते हैं हमेशा ही, क्लोरो, ब्रोमो एटसेट्रा, या आयोडो, फ्लोरो, जो भी आपको लगाना है। आयोडीन के लिए आयोडो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। ठीक है, ये देखो हमने एक हाइड्रोजन एटम को हटा के क्लोरीन या ब्रोमीन का एटम लगा दिया है। एल्कोहल के, इनके सबके में सफिक्स लगता है, यानी कि लास्ट में ऑल, अल, ओन, ओइक एसिड, इन, याइन, ये सब लगता है। ये भी आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको पढ़ा नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। तो